गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो हमने जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है और आज अपन क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है सी 302 जो स्टील स्ट्रक्चर है उसमें अपन ने अभी तक कितना पढ़ा है उसके बारे में अपन रिकॉल कर लेते हैं और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कोड के अंदर कौन कौन चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 मंथ होने वाले होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो पढ़ाया था स्टील लेक्चर 3-4 दिन पढ़ाया था वो आप भूल चुके होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फटाफट वो टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ और कौन सी तुम्हें ध्यान में रखनी है वो तुम देख लेना, ठीक है। बाकी चैप्टर तुम्हें अच्छे से करवा दिया गया है, पहला चैप्टर तो दोबारा तो करवाएंगे नहीं, उसको यहाँ पे दोबारा से एक बार क्या है फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। देखो जो सब्जेक्ट है आपका सी 302 उसके अंदर पहले आपके 9 यूनिट थी, अब आपके 2 यूनिट जो है वो आ चुकी है, एक तो आपके 8वीं और एक दूसरी 9वीं। 8वीं जो यूनिट है वो आपकी रूफ ट्रस है और 9वीं जो यूनिट है आपकी प्लेट गटर, वो दोनों आपके हट चुकी है। अब जो टोटल यूनिट आपकी लग रही है वो लग रही है आपके 7, 1 से लेके 7 तक। तो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं हम, टोटल 7 यूनिट है और क्या उसके मार्क्स है वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। देखो कौन चीज अपन को ध्यान में रखनी है, एक तो अपन को क्या करना है इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, दूसरा अपन को क्या करना है इस सब्जेक्ट के अंदर डिजाइन पोर्शन पढ़ना है, डिजाइन के क्वेश्चंस अपन को करना है, ठीक है। एक तो अपन को थ्योरी पोर्शन पढ़ना है और दूसरा अपन को क्या करना है इसके अंदर डिजाइन जो है उसके क्वेश्चंस करने हैं, साथ में वो जो डिजाइन है वो अपन को क्या करना है याद भी करना है, किसके हिसाब से, थ्योरी पोर्शन के हिसाब से, क्योंकि वो जो डिजाइन है वो पूछ ली जाती है, ठीक है ना। जैसा कि चैप्टर है तुम्हारा कंप्रेशन मेंबर वाला चैप्टर है, उसमें लेसिंग की डिजाइन के स्टेप पूछ लेते हैं, ठीक है ना। बैटन की डिजाइन के स्टेप पूछ लेते हैं, कॉलम बेस उसके डिजाइन के स्टेप पूछ लेते हैं, स्टील के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप है वो तुमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इन 3 टॉपिक पर अपन को क्या करना है इस सब्जेक्ट के अंदर फोकस करना है, थ्योरी पोर्शन पर, डिजाइन के क्वेश्चन पर और डिजाइन जो है वो स्टेप्स भी तुमको क्या करने हैं याद करने। चलो टोटल 7 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर आपका क्या है इंट्रोडक्शन, ये मैं पढ़ा के आ चुका हूं तुमको और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया आपको ऑफलाइन मोड पर, तो उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो उसके अंदर जो अपन ने पढ़ा है उसके बारे में अपन फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, मैं टॉपिक के नाम यहाँ पे लिख दूंगा और बता दूंगा कौन कौन चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। और स्टील के अंदर एक तो 2 चीजें अपन को पता होनी चाहिए, एक तो आईएस कोड कौन सा लग रहा है, तो वो लग रहा है आपके आईएस 800 2007, ये तो अपन को कोड अपन को ध्यान में रखना है। और दूसरा अपन को एक स्टील टेबल लगती है तुम्हारे, ये 2 चीजें आपके पास में होनी चाहिए जो आगे अपने क्या है स्टील की जब अपने डिजाइन पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर ये 2 चीजें अपने काम में आएगी, एक तो आईएस कोड अपने काम में आएगा, दूसरा हमारा जो स्टील टेबल है वो काम में आएगी, ठीक है ना। आईएस 800 2007 और ये जो कोड है वो आपके किस मेथड के अंदर है, तो ये आपके लिमिट स्टेट मेथड के अंदर है, ठीक है ना। तो लिमिट स्टेट की अपन को डिजाइन पढ़नी है, ठीक है। बस कोड के अंदर तो सब कुछ दे रखा होता है, लिमिट स्टेट भी दे रखा होता है, वर्किंग भी दे रखा होता है, लेकिन अपन को लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है, इतना ध्यान रख लो आप। लिमिट स्टेट का मतलब नया अपडेटेड कौन थे। चलिए क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो जो स्टील टेबल है उसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी स्टील के सेक्शंस है, ठीक है ना, उनका मान दे रखा होगा और उन स्टील के सेक्शंस को देखते हुए अपन को क्या करना है उसकी वैल्यू लिखनी है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसका गहराई कितनी होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, वो सारी चीजें अपन कहां से देख के लिखेंगे, स्टील टेबल से देख के लिखेंगे। जो भी सेक्शन हमें गिवन होगा, जैसे कि मान लो कोई कॉलम है, ठीक है, कॉलम आपका होगा ISHB, तो इसको मैं बता चुका हूं पहले ये क्या चीज होती है। आई का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एच का मतलब होता है हैवी और बी का मतलब बीम। तो ISHB मान लो कोई कॉलम है, तो इस कॉलम के लिए कितनी इसकी चौड़ाई होगी, कितनी इसकी गहराई होगी, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके लिए एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, वो सब कुछ चीजें अपन को कहां से देख के लिखनी है, स्टील टेबल से देख के लिखनी है। और जो आपका आईएस कोड है इसके अंदर हमें 2 चीजें पता चलेगी, एक तो अपन को थ्योरी दे रखा होगा और दूसरा अपन को डिजाइन है उसके स्टेप इसमें दे रखे होंगे, तो इसलिए अपन को आईएस कोड भी फॉलो करना है और स्टील टेबल भी फॉलो करना है, ठीक है। चलो तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। देखो जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, अगर इसके बात करें रिटर्न के हिसाब से बात करें तो 4 से 6 मार्क्स का इतना ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव आपके लग रहा है तो उस कंडीशन में यहां से भी आपके मान के चलो 2-3-4 नंबर ये ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जा सकते हैं और सिंपल चीजें आपसे पूछी जा सकती है।
तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो पहला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा वो अपन ने पढ़ा स्टील के बारे में पढ़ा। भाई स्टील क्या चीज होती है, तो स्टील को मैंने दो कैटेगरी के अंदर बांटा था। एक तो मैंने बांटा था स्ट्रक्चरल स्टील, और दूसरा मैंने बांटा था स्टेनलेस स्टील। ठीक है, एक तो मैंने बांटा था स्ट्रक्चरल स्टील और दूसरा मैंने लिया था स्टेनलेस स्टील। दोनों के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था आपको कि जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है जिसका संरचना बनाने में यूज किया जाता है, और जो स्टेनलेस स्टील होती है घरों के अंदर जो बर्तन वगैरह सजावटी सामान वगैरह जो बड़े बनाते हैं वहां पर स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। और अपने बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है वो लोड देने के काबिल होती है, स्टेनलेस स्टील लोड देने के काबिल नहीं होती है। वो आपके ऊपर वाली जो स्टील है वो थोड़ी महंगी होती है, नीचे वाली स्टील आपकी सस्ती होती है। ये ज्यादा लोड वेरी कर सकती है, लाइफ भी इसकी ज्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने पढ़ा था, दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल स्टील और स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। फिर अपन ने पढ़ा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता है कि भाई स्ट्रक्चरल स्टील की एडवांटेज क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, लाइफ इसकी ज्यादा होती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे इसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना। लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है, बिल्डिंग संरचना में इसका यूज करोगे तो स्ट्रेंथ भी इसकी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये सब कुछ आपने पढ़ा है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जिसकी एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज में आपने पढ़ा कि जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है कि भाई एक तो महंगी होती है, तो पहली चीज। दूसरी चीज आप ये लिख सकते हो कि इसमें जंग लग सकती है, ठीक है। और आप ये लिख सकते हो कि इसके अंदर प्रारंभिक लागत अंतिम लागत जो होती है वो भी क्या होती है, महंगी होती है, ठीक है ना। तो ये 3-4 एक जो टॉपिक है वो आपकी डिसएडवांटेज के बढ़ जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा था। चलो फिर अपन ने बात करें, फिर अपन ने पढ़ा था नीड ऑफ स्टील। भाई स्टील की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आपने पढ़ा था कि स्टील की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके अंदर आपने पढ़ा कि भाई जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, अदर जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि ईंट हो गया, आपका स्टोन हो गया, ठीक है, या फिर आपका टिम्बर हो गया, तो उनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है और कोई टेंशन में स्ट्रॉन्ग है, कोई कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो स्टील होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो टेंशन और कंप्रेशन दोनों के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। टेंशन और कंप्रेशन दोनों जो है उसके अंदर क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। लाइफ भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अपन ने पढ़ा कि इसका यूनिट वेट कितना होता है, 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी होती है, वो सारी चीज आपको लिखवा दी गई है। इसका यंग मापांक कितना होता है वो सारी चीज आपको लिखवा दी गई है। तो इस वजह से हमें स्टील की आवश्यकता पड़ती है। टेंशन में स्ट्रॉन्ग है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ा आप ये बोल सकते हो कि इसका यूज करने से कभी भी सडन फेलर नहीं मिलेगा आपको। यानी स्टील जो है वो सडन फेल नहीं होता है। इसकी वजह से स्ट्रक्चर जो आपका फेल होगा वो ब्रिटल फेलियर होगा। ब्रिटल का मतलब डक्टाइल मोड का फेल होगा। ब्रिटल फेलियर का वो फेलियर होता है जो क्या होता है, अचानक में फेल हो जाता है। और यदि इसका अपन यूज करेंगे स्टील का तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा फेल होगा, डक्टाइल मोड से फेल होगा, यानी जो लोड लगाने के बाद आपको चेतावनी देगा उसके बाद वो फेल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक अपन ने पढ़े थे। फिर अपन ने पढ़ा था डिजाइन मेथड्स। फिर अपन ने पढ़ाया था डिजाइन मेथड्स। तो डिजाइन मेथड्स के अंदर देखो क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है C303 RCC, उसके अंदर आपको तीनों मेथड पढ़ने हैं। आपको अल्टीमेट लोड मेथड पढ़ना है, आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ना है, और आपको लिमिट मेथड, स्टेट मेथड पढ़ना है। लेकिन बात कर रहे हैं अपने किसकी, स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको मात्र एक ही मेथड पढ़ना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है वो आपको कितने नंबर पेज पर मिलेगा, लिमिट स्टेट मेथड आपको पेज नंबर मिलेगा आपको 28 पर है क्या, 28 पर, ठीक है। तो डिजाइन मेथड्स में जैसे हमको पता है कि भाई हमें क्या करना होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर स्टील जो स्ट्रक्चर है उसकी हमें डिजाइन पढ़नी है। तो डिजाइन पढ़नी है तो कुछ डिजाइन के लिए अपने कुछ मेथड्स होंगे। जो पहला मेथड आया था वो था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो पुराना मेथड था। इसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्या थी कि ये पुराना मेथड था और पार्शियल चैप्टर यूज करता था और स्ट्रक्चर किसके अंदर फेल हो जाता था, इसके अंदर लोड बनाने से
फिर इसकी कमी को किसने पूरा किया, अल्टीमेट लोड मेथड ने पूरा किया, उसने लोड को बढ़ाया लेकिन सर्विसिबिलिटी पर फोकस नहीं किया। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट मेथड है लिमिट स्टेट मेथड, इसने दोनों चीजों पर, वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों पर फोकस किया। तो अपन को क्या पढ़ना है, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है। अब लिमिट स्टेट मेथड में भी दो प्रकार की लिमिट होती है, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो दोनों चीजें अपन को पढ़नी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़वा दी गई थी और अच्छे से लिखवा भी दी गई थी, ठीक है। पेज नंबर 28 पर जैसा दे रखा हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी चीज है, याद नहीं है 28 नंबर पेज पे जाना, जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा का वैसा छाप देना, ठीक है। चलिए, तो डिजाइन मेथड अपन ने पढ़ लिए। मेनली जो आपको पढ़ना है इसके अंदर वो आपको लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है, ठीक है ना। मेनली जो तुम्हें पढ़ना है वो लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है, बाकी वो आपके इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना, वो तुम्हें पढ़ना तो है लेकिन कहां पढ़ना है, वो तुम्हें पढ़ना है आरसीसी के अंदर, ठीक है। चलो, तो इतनी बात होगी हमारी। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जब किसी संरचना की डिजाइन की जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लोड होते हैं, लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक भी हमारा स्टील का नहीं है, लोड्स ऑन स्ट्रक्चर, ये टॉपिक भी हमारा किसका है, आरसीसी का है। तो आपने पढ़ा कि स्ट्रक्चर के अंदर 5 प्रकार के लोड आते हैं, उसमें डेड लोड आता है, उसमें लाइव लोड आता है, उसके अंदर क्या आता है, विंड लोड का आता है, उसमें स्नो लोड आता है और अर्थक्वेक लोड आता है। तो वो टॉपिक आपने इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। फिर ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, ये अपन ने पढ़ा था, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन जो है ये अपन ने पढ़ा था, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, इसके अंदर अपन ने बीम सेक्शन पढ़ा था, इसमें अपन ने चैनल सेक्शन पढ़ा था, इसमें अपन ने एंगल सेक्शन पढ़ा था और इसके अंदर अपन ने टी सेक्शन पढ़ा था। ये जो डायग्राम है अगर आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहा था तो पेज नंबर 19 पर चले जाना, ठीक है ना। ये जो कोड है आपका उसमें पेज नंबर 19 पे चले जाना। तो बात करते हैं अपने बीम सेक्शन की। बीम क्या करती है, कैसी होती है, आई सेक्शन की जैसे होती है। कौन कौन सी बीम पड़ी थी, ISHB पड़ी थी, ISMB पड़ी थी, ISLB पड़ी थी, ठीक है ना। फिर अपन ने चैनल की बात करेंगे तो चैनल अपन ने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक सिंपल हो गया और एक बॉक्स चैनल हो गया, ठीक है। एंगल सेक्शन इक्वल पड़ा था और अनइक्वल पड़ा था। टी सेक्शन की बात करें, एक तो इसमें एक का लेग बड़ा होता है तो एक में दूसरे का वो चीज बड़ी होती है, ISHT और ISHP जो भी है। तो ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। इसमें जो बेसिक चीज है जैसे पूछ लेगा ISHB का यूज कहां किया जाता है, ISLB का यूज कहां किया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, इनके में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, तो ये इसका यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था सेफ्टी फैक्टर। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा था सेफ्टी फैक्टर कि भाई सेफ्टी फैक्टर जो है वो क्या चीज होती है। तो वो आपने अच्छे से पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि जब भी स्ट्रक्चर की डिजाइन की जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, सेफ्टी का यूज किया जाता है, वो सेफ्टी फैक्टर कहलाता है। और सेफ्टी फैक्टर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में आपने क्या पढ़ा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, ठीक है। ये दोनों चीजें अपन ने पढ़ी थी, लोड के लिए पढ़ी थी और मटेरियल के लिए पढ़ी थी। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 और 30 पर, पेज नंबर 29 और 30 पर मिल जाएगा। जो 30 नंबर वाला लोड है, 30 नंबर पेज पर कोड में जो आपको एक टेबल दे रखी है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टेबल के बिना हम डिजाइन नहीं कर सकते। जैसे कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। गामा M0 का मान कितना है 1.10, गामा MB का मान कितना है 1.25, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यू होगी गामा से रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी वो क्या होती है, वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होती है जो अपन को डिजाइन में यूज करते हैं अपने। तो वो अपन को दोनों के लिए पढ़ना है, अपन को लोड के लिए भी पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है,
लोड के लिए भी अपन को पढ़ना है और इसके लिए पढ़ना है अपन को मेटेरियल के लिए। लोड की बात करते हैं तो जो भी लोड है आपके, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया, उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होगा वो अपन को मिलेगा पेज नंबर 29 से। और जो भी मेटेरियल है रिवेट के लिए, बोल्ट के लिए, ठीक है, टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए, जो भी अपन आगे जो डिजाइन पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 30 पर। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक हैं जो अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर। और तो कोई रिमेनिंग तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, और इसके अंदर दो चीजें मैंने आपको बताई है, एक तो आईएस कोड हमको यूज में लेना है और एक स्टील टेबल अपन को यूज में लेना है। ठीक है ना, आईएस कोड आईएस 800 2007 और दूसरा आपको स्टील टेबल, ये दो चीजें जो हैं वो अपन क्या करेंगे डिजाइन के अंदर यूज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले चलो। और ये अपन पूरा पढ़ के आ चुके हैं। तो डिजाइन मेथड्स वाला स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है और लिमिट स्टेट मेथड ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है अपन ने, ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपन ने लगा दिए थे। अब जो हमारा प्रयास होगा अपन यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। दोबारा मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा के आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं टॉपिक लिख दिए हैं वो आपको खुद को पढ़ना है और लिखवाए भी आपको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से लिखवाए तो तुम कर देना। चलो, तो ये हो गया अपना पहला चैप्टर, जो भी पढ़ा था वो मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी है इसको करने की। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 2, तो उसका साइड मैंने एक ही लेक्चर लिया था 1 घंटे का, याद है 1 घंटे का। उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक चीज करवा दी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जो कोड के अंदर मैं पेज बताता जा रहा हूं वो पेज तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वैल्यू कहां से आएगी। ठीक है ना, चलो सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है आपका बोल्टेड कनेक्शन। सेकंड चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है बोल्टेड कनेक्शन। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थ्योरी पोर्शन भी इसका आ जाता है लगभग 12 नंबर का और साथ में 12 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो ऐसा होता है कि बच्चे थ्योरी पढ़ के जाते हैं 12 नंबर की, लेकिन मिलता है उनको 12 नंबर का डिजाइन। बच्चे डिजाइन पढ़ के जाते हैं, मिलता है 12 नंबर की थ्योरी। तो करना क्या है अपन को दोनों चीज पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है चैप्टर के अंदर और डिजाइन भी पढ़नी है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वोल्टेज कनेक्शन अपन ने पढ़े, डिजाइन पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना के समझा देते हैं। ये आपका क्या है? बोल्ट है। पीछे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बोल्ट कहलाता है। और इसमें जो चीज लगती है, इसके थोड़ा फिक्स होती है, वो आपका नट कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उसे अपन सैंक कहते हैं। सैंक मतलब बॉडी। और ये वाला जो पोर्शन है उसे अपने थ्रेड कहते हैं। थ्रेड मतलब चूड़ी। और आगे वाला जो पोर्शन है उसे अपने हेड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे बोल्ट की। तो बोल्ट की डेफिनेशन में आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने यही पढ़ा, बोल्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, बोल्ट के बारे में पढ़ा कि बोल्ट जो होता है स्टील की कीलनुमा संरचना होती है, जिसका प्रयोग स्टील के 2 मेंबर जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर इसके बेसिक चीज के बारे में बात करी। इसका आगे वाला पोर्शन हेड कहलाता है, पीछे वाला पोर्शन सैंक कहलाता है। यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी L, ये वाली लेंथ हो जाएगी LT, ये जो होगा वो होगा D मतलब डायामीटर, और एक होता है D तो होता है डायामीटर ऑफ बोल्ट का डायामीटर, और एक होता है DH डायामीटर ऑफ। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं, वो मैं सब कुछ लिखवा दी थी मैंने आपको। बोल्ट की डेफिनेशन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। भाई ANB क्या होता है? वो एरिया जिसमें चूड़ी होती है, π/4 × d² × 0.785। और ASB क्या होता है? वो एरिया जिसमें चूड़ी नहीं होती। लाइट चली चुकी है, लाइट चली जाती है बिना इंफॉर्मेशन के। वैसे भी तुम लोग ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस 5-1 मिनट का हो रहा है ये लेक्चर। ठीक है,
ठीक है, तो ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था बोल्ट के बारे में, ए एन बी क्या होता है, एस बी क्या होता है, सब कुछ आपको लिखवा दिया था। फिर अपन सिंपल्स डेफिनेशंस पढ़ के आए थे, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन के अंदर अपन ने पिच पढ़ा था। पिच क्या बात बताया था मैंने, जब जिस तरह बोल्ट की, जिस तरह फोर्स की डायरेक्शन होती है, दो बोल्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के समांतर। और फोर्स की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या कहलाती है, गेज कहलाती है। ये पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था एज डिस्टेंस। तो गेज और एज के पीछे इजी आ रहा है, यानी ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। जो आपका प्लेट है उसका किनारा और जो नियरेस्ट बोल्ट है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, एज कहलाती है। और एक अपन ने पढ़ा था एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी। पिच निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2.5 इंटू डी। और एज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1.5 इंटू डी एच। एक पढ़ा था मशीन के लिए और एक पढ़ा था टूल के लिए, ठीक है ना, हैंड के लिए। तो ये डीए और डीएच में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने बता दिया था। डी तो होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, डीएच होता है डायमीटर ऑफ होल। डीएच की टेबल मिलेगी आपको कितने नंबर पेज पर, पेज नंबर 73। ठीक है, इतना अपन पढ़ के आ चुके थे, वो मैंने आपको एक ही लेक्चर में पूरा करवा दिया। अब ड्यूटी क्या है तुम्हारी, ड्यूटी है कि जो पढ़ा है उसको एक बार माइंड में रखना, उसको वापस से एक बार रिकॉल करना। ठीक है, तो ये आपका काम है छोटा सा, वो तुम कर लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें यहां से आगे मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से आगे अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा जो मैंने करवाया है, जो आपको आज से 2-3 मिनट जो पहले करवाया था वो समझ में आया होगा और तुम उसको फटाफट से फटाफट रिकॉल कर लेना। और जब भी मैं पढ़ाऊं कोड को अपने पास में रखना, मैं टेबल बताता जाऊंगा आपको और पेज नंबर बताता जाऊंगा, वो तुम अपने साथ साथ में देखते रहना। ठीक है, तो पहला यूनिट अपना हो चुका है स्टील के अंदर, दूसरी यूनिट अपने पढ़ रहे हैं, तो दूसरी यूनिट अपनी चालू होगी। इसके अंदर अभी एक लेक्चर हो चुका है, ऐसा मान के चलो दूसरी यूनिट को करवाने में लगेगा लगभग 6, 7, 8 लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 3 या 4 टाइप के डिजाइन है, वो अपन को पढ़नी है, थ्योरी पोर्शन भी पढ़ना है। ठीक है ना, 7-8 लेक्चर बनेंगे सेकंड यूनिट के, फिर अपन ने थर्ड यूनिट की तरफ स्टार्ट करेंगे। चलो फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। ये बेसिक चीज था जो मैंने आपको करवा दिया, याद दिलवा दिया कि भी क्या क्या चीज पढ़ी है। अब ड्यूटी क्या है तुम्हारी है कि उस जो पढ़ाया है उसको देखना और उसको वापस से पढ़ना। ठीक है, चलो।